तो भाई आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर जाते हुए आपको स्ट्रिंग कन्वर्जन सिस्टम की ये डीएफटी जो है वो बनाने के लिए कहा गया था। तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी है वो इसको आपको इस वक्त नज़र आ रही है। जो आपने बनाई है ज़रा उसके साथ कंपेयर करें कि इस आपने कैसे बनाई है और आपको नज़र किस तरह से आ रही है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन क्वेश्चन या प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो यू कैन आस्क। ये जो केस स्टडी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको बड़ी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस केस स्टडी को हमने इस्तेमाल करना है डिज़ाइन के अंदर। इसकी मदद से हम डिज़ाइन को समझेंगे कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन किस तरीके के साथ बनाया जाता है। तो इसलिए ये वाली केस स्टडी सबको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस केस स्टडी की कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, ज़रा देख लीजिए कि स्कोप को पहले देख लें कि ये क्या सिस्टम है जिसमें यूज़र जो है वो स्ट्रिंग देगा और उसके ऊपर या मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, जिसके ऊपर 3 फंक्शंस एग्जीक्यूट हो सकते हैं। रिवर्स करेक्टर का हो सकता है, काउंट करेक्टर का हो सकता है, और 2 स्ट्रिंग देकर उनकी कंकैटिनेशन हो सकती है। एक चौथी चीज़ जो इसके अंदर होती है वो दैट इज़ द वैलिडेशन ऑफ स्ट्रिंग। एक वैलिड स्ट्रिंग होना चाहिए, मीन टू से दैट कि वो एक करेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रिंग होना चाहिए। यूज़र आता है जी, वो स्ट्रिंग देता है, सिस्टम उसको वैलिडेट करता है। अगर तो वो वैलिडेट हो जाता है तो वो उसको आगे भेज देगा सिस्टम के अंदर ही, और अगर वैलिडेट नहीं होता तो एरर मैसेज यूज़र को देगा और कहेगा कि दोबारा से स्ट्रिंग को, एक वैलिड स्ट्रिंग को एंटर करें। जब तक वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा सिस्टम आगे नहीं जाएगा। सिस्टम वैलिडेट कर देता है, सिस्टम आगे जाता है तो यूज़र का ऑपरेटर यहाँ से सिस्टम के पास आ जाता है। वो कौन सा काम करवाना चाह रहा है, जो काम वो करवाना चाह रहा है सिस्टम वो काम परफॉर्म करेगा और रिजल्ट यूज़र को। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी। इसको देखें जी, इसमें कोई प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन, क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, यू कैन यूज योर माइक एज वेल। जी कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी सबको क्लियर है जी? और जब लेवल 1 की तरफ चलते हैं तो लेवल 1 के लिहाज से लास्ट लेक्चर के अंदर ही जाते हुए इसके ऊपर एक क्वेश्चन रेज किया था और मैंने कहा था कि खुद सोचें कि इसके ऊपर क्या होगा। एंड दैट क्वेश्चन वाज अबाउट द डाटा स्टोर्स, कि इस केस स्टडी के अंदर जिस तरह के काम हो रहे हैं क्या कोई डाटा स्टोर इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो जी जनाब, क्या रिस्पॉन्स है आपका? इस सिस्टम के अंदर डाटा स्टोर्स की का क्या स्टेटस है? ये कोई बताना चाहे तो अपना माइक को यूज कर सकते हैं। सर इसमें एज सच डाटा स्टोरेज की कोई ज़रूरत तो नहीं है। जी फहीम, किस वजह से? सर स्ट्रिंग कन्वर्जन का है ना, एक स्ट्रिंग आती है उसे वो कन्वर्ट करके दूसरे में भेज देता है वापस। बाकी वो उसके पीछे एल्गोरिदम जो भी लगा होगा वो उसके अंदर ही वो कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा होगा। ओके, शाबाश। और जी कोई इस पे कहना चाहे कि रिस्पॉन्स देना चाहे, ऐड करना चाहे?
तो फ़हीम ने बिल्कुल सही कहा है जी, ये सिस्टम एक ऐसा है जिसके अंदर परमानेंट स्टोरेज की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से इसके अंदर कोई डाटा स्टोर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम रन टाइम के ऊपर होना है, स्ट्रिंग आना है, उसको वैलिडेट भी करना है तो रन टाइम पे होना है। जो प्रोसेस इसके ऊपर चलेगा उसको भी किसी डाटा स्टोर की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह से जो काम करना है उसको करने के बाद जो रिजल्ट भी दिखाना है उसको भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट यूज़र को दे दिया जाता है। आपको जैसे जिस तरह से ये हिंट दिया गया था कि इट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल कैलकुलेटर, तो उसके फंक्शन है। तो कैलकुलेटर के अंदर भी आप देखें तो उसके अंदर कोई चीज़ आप परमानेंटली स्टोर नहीं करते, उसमें अगर मेमोरी का फंक्शन भी इस्तेमाल होता है तो वो भी रन टाइम पे आर्जी तौर पे इस्तेमाल होता है, वो उसको भी हम परमानेंट स्टोरेज नहीं कह सकते हैं। तो इस वजह से इस सिस्टम के अंदर एज सच किसी किस्म का किसी डाटा स्टोर की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रा देखें इसका लेवल 1, ये है इसका लेवल 1 जी, नज़र आ रहा है सबको? ये लेवल 1 की स्क्रीन नज़र आ रही है? जी, इसको ज़रा गौर से देखें और जो आपने बनाई है उसके साथ ज़रा कंपेयर करें कि कहाँ पे आपका कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन या किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो यू कैन आस्क। पहले इसको ज़रा समझ लें, मैं ज़रा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेवल 1 के अंदर सबसे पहले चीज़ क्या हो रही है, यूज़र आता है जी, यूज़र स्ट्रिंग देता है, आगे प्रोसेस है टू रिसीव एंड वैलिडेट स्ट्रिंग। ये प्रोसेस जो है वो स्ट्रिंग को रिसीव करता है और वैलिडेट करता है। उसके बाद इसके 2 फ्लो आगे आउटपुट निकल सकती हैं, या तो स्ट्रिंग वैलिडेटेड होगा या फिर इनवैलिड होगा। अगर तो इनवैलिड है तो यूज़र को एरर मैसेज दिया जाएगा और यूज़र दोबारा से स्ट्रिंग करेगा। तो ये एक तरह का लूप लग जाएगा, जब तक के यूज़र सही स्ट्रिंग नहीं देगा ये सिस्टम आगे यूज़र को नहीं जाने देगा। अगर वैलिडेट हो जाता है तो फिर यूज़र जो है, यूज़र की तरफ से ऑपरेटर आता है और वो आता है ये दूसरे प्रोसेस के पास, ये ऑपरेटर को रिसीव करता है और उसके बाद इसका काम है कि आगे 3 पाथ चल रहे हैं, उन 3 पाथ में से किसी कोई एक पाथ सिलेक्ट होगा। ऊपर से वैलिडेटेड स्ट्रिंग इसके पास आ जाता है, तो वैलिडेटेड स्ट्रिंग और सिलेक्शन ऑफ पाथ, ये है इस प्रोसेस का काम। ये एक तरह का स्विच है, जब जो जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर आप स्विच का कंट्रोल यूज करते हैं, तो ये एक तरह का स्विच लगा हुआ है जिसके पास ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर को कंपेयर करता है, जिस पाथ के ऊपर वो ऑपरेटर कंपेयर हो जाता है, ट्रू हो जाता है, वो पाथ सिलेक्ट हो जाएगा और अलॉन्ग विद दैट वैलिडेटेड स्ट्रिंग उसके साथ भेज दिया जाएगा। वो वैलिडेटेड स्ट्रिंग और सिलेक्शन पाथ पर करेंगे, ऑपरेटर जो है वो कनकैटिनेशन का आया हुआ है, तो 2 स्ट्रिंग आ जाएंगी इसके पास और साथ ये वाला पाथ सिलेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग को कनकैटिनेट किया जाएगा, कनकैटिनेट करने के बाद ये रिजल्ट को इस प्रोसेस को रिसीव एंड शो रिजल्ट की तरफ भेज देगा, ये उस रिजल्ट को यूजर को दिखा देगा। एंड सेम प्रोसेस विल बी used by the other selected path। काउंट करेक्टर वाला भी इसी तरीके के साथ अगर ऑपरेटर आता है तो फिर स्ट्रिंग इसके पास आ जाएगा, ये उसके करेक्टर को काउंट करेगा, काउंट करने के बाद उसका रिजल्ट इस प्रोसेस को भेज देगा टू रिसीव एंड शो रिजल्ट को, और ये फिर रिजल्ट शो कर देगा। एंड सेम थिंग will happen with the reverse string। So this is the level 1 DFT for this case study। जी जनाब, देखें इसको और इसको समझने की कोशिश करें और क्वेश्चन है तो पूछें। अभी इस केस स्टडी की भी लेवल 1 और कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफटी और पोजीशन बिलिंग सिस्टम की भी, इन सब की मैं आज आपको लोगों को भेज दूंगा, तो उनको आप सामने रखिएगा इनके सॉल्यूशंस को, और उसके साथ साथ आपको होमवर्क भेजा जाएगा कुछ केस स्टडीज़ का, तो उनकी आपने डीएफटीज जो है लेवल 1 तक एटलीस्ट बनानी है, उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई होंगी, उनके मुताबिक उनका होमवर्क कीजिए। अब ये आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन फॉर डीएफटी।
जो भी डायग्राम बनाई जाती है, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में हो, जो भी आप काम करते हैं डायग्राम की शक्ल के अंदर, उनके साथ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी ज़रूरी होती है। डॉक्यूमेंटेशन को हमने शुरू के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो डायग्राम भी बनाई जाती है उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन लास्ट में मेंटेन की जाती है। तो ERD की डॉक्यूमेंटेशन डाटा डिक्शनरी है, उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो भी हमने डिस्कस करने हैं, जिस वजह से उसको हमने ERD के साथ डिस्कस नहीं किया है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन हम DFD की मेंटेन करते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। दैट इज नोन एज द स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, इसको हम कहते हैं प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट द मेकिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम की किस तरीके के साथ हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। एज अ मेन गाइडलाइन फॉर द मेंटेनेंस और द मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर डायग्राम, always remember that documentation is just the textual representation of the diagram। जो डायग्राम के अंदर आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं, उसको एक खास स्ट्रक्चर सिस्टमैटिक वे के अंदर अगर आप टेक्सचुअल फॉर्मेट के अंदर, टेक्स्ट के फॉर्मेट के अंदर मेंटेन कर दें तो वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन बन जाती है। तो जिसे अगर आपने डायग्राम सही बनाई हुई है, अच्छी डायग्राम बनाई हुई है, तो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना कोई ऐसा काम नहीं होता, वो बड़ा आसानी के साथ आप मेंटेन कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप वहाँ पे दिखा रहे होते हैं उसको आपने सिस्टम की शक्ल के अंदर, एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर आपने दिखा देना होता है। जैसे कि अगर हम DFD की फिजिशियन बिलिंग सिस्टम की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करने की बात करें तो उसको हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कहते हैं। DFD की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कहते हैं, PS। अब डायग्राम जो होती है, डाटा फ्लो डायग्राम जो है, ये लेवल्स के अंदर बनी हुई है। तो हम लेवल बाय लेवल डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे इस वक्त जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये प्रोसेस स्पेसिफिकेशन ऑफ फिजिशियन बिलिंग सिस्टम की। रिस्पॉन्स दीजिएगा। यस सर। ओके, तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD को सिर्फ सामने रखें, और कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD अब इस वक्त फिजिशियन बिलिंग सिस्टम की नजर आ रही है। तो कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD के ऊपर हमें जो चीजें नजर आती हैं उन्हीं को हमने मेंटेन करना होता है। अगर देखें कि इस फिजिशियन बिलिंग सिस्टम का आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं, सिस्टम नजर आ रहा है फिजिशियन बिलिंग सिस्टम का, तो यहाँ पे ये लेफ्ट साइड के ऊपर देखें कि हमने सिस्टम का नाम लिख दिया, सिस्टम नेम फिजिशियन बिलिंग सिस्टम। उसके बाद देखें तो हमें एंटिटीज, एक्सटर्नल एंटिटीज नजर आ रही हैं, तो हमने एक्सटर्नल एंटिटीज का हेड बनाया और तीनों एक्सटर्नल एंटिटीज के नाम लिख दिए, पेशेंट, फिजिशियन, इंश्योरेंस कंपनी। पेशेंट, फिजिशियन, इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद रिस्पेक्टिवली हर एक एक्सटर्नल एंटिटीज की इनपुट्स और आउटपुट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम, कि वो सिस्टम को इनपुट्स दे रहे हैं, आउटपुट्स दे रहे हैं, तो उनका हमने हेड बनाया, इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ एक्सटर्नल एंटिटीज, ये हेड बना। उसके बाद हम एंटिटी बाई एंटिटी चलेंगे, फिजिशियन को लिया, उसके बाद हेड बनाया इनपुट का कि फिजिशियन सिस्टम को क्या इनपुट दे रहा है, डायग्नोसिस रिकॉर्ड दे रहा है, तो हमने वहाँ पे लिख दिया डायग्नोसिस रिकॉर्ड की इनपुट है। फिजिशियन कोई आउटपुट रिसीव कर रहा है, कोई नहीं रिसीव कर रहा, तो हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, नन। लेकिन ये चीज़ को नोट कीजिएगा कि अगर कोई एक्सटर्नल एंटिटी कोई आउटपुट रिसीव नहीं कर रही है, कोई इनपुट नहीं दे रही है, तो वहाँ पे नन लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर्ड हो जाए कि यहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर नहीं करेंगे, देंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो कन्फ्यूजन अराइज हो सकती है कि ये चीज़ हो सकता है ओमिट हुई है, नहीं है, एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो इस वजह से ये नन लिखना ज़रूरी है। उसके बाद अब पेशेंट को ले लेते हैं, पेशेंट का नाम लिखा, इसकी इनपुट्स देखें, तो ये दो इनपुट्स दे रहा है सिस्टम को, एक इंश्योरेंस डिटेल्स दे रहा है, दूसरा पेमेंट रिकॉर्ड दे रहा है, तो उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। आउटपुट के अंदर जाके पेशेंट इनवॉइस जो है वो रिसीव हो रही है, इसके ये दे रहा है, पेशेंट इनवॉइसेस आ रही हैं पेशेंट के पास, तो उसको हमने वहाँ पे मेंटेन कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी तीसरी एंटिटी हमारे पास आ गई, इसकी इनपुट क्या है, ये पेमेंट रिकॉर्ड सिस्टम को देता है, तो ये पेमेंट रिकॉर्ड की इनपुट को हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड आउटपुट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी इनवॉइसेस जो हैं वो सिस्टम जनरेट करता है और इसको देता है, तो वो आउटपुट के अंदर आ गया। तो दिस इज द प्रोसेस स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD और जीरो लेवल DFD। तो इस तरह से लेवल 0 या कॉन्टेक्स्ट लेवल के ऊपर हम मेंटेन कर सकते हैं। अगेन यू कैन सी हियर दैट वी जस्ट have the structured or the systematic textual format to maintain all the elements or the information available at the context level, and that is the documentation of context level DFD.
तो हम सिर्फ जो चीज़ हमें नज़र आती है डायग्राम के अंदर उसको हमने एक स्ट्रक्चर के अंदर जाके उस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD की प्रोसेस स्पेसिफिकेशन बन जाती है। जी जनाब, ये क्लियर हुआ है जी, ये कॉन्टेक्स्ट लेवल DFD की हम किस तरह से मेंटेन करते हैं। ओके, अब हम चलते हैं लेवल 1 के ऊपर। अब इसके लेवल 1 की जब हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक चीज़ को ज़हन में रखना है कि जो प्रोसेस स्पेसिफिकेशन जब हम कॉन्टेक्स्ट लेवल से आगे चलते हैं तो वहाँ पे जाके इसकी दो किस्में बन जाती हैं। एक को हम प्रोसेस स्पेसिफिकेशन ही कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं मिनी स्पेसिफिकेशन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा गौर से समझिएगा कि जब हम कॉन्टेक्स्ट लेवल से आगे चलते हैं, लेवल 1 पे आते हैं, तो वहाँ पे जाके सबसे पहले आपने ये देखना होगा कि लेवल 1 के ऊपर वो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको मजीद डिकम्पोज लेवल 2 पे कर दिया गया है और वो कौन से हैं जिनको आपने मजीद डिकम्पोज नहीं किया है। जिनको आपने मजीद डिकम्पोज कर दिया है, ये पॉइंट गौर से समझिएगा कि जिनको आप लेवल 1 से आगे मजीद डिकम्पोज कर दिया है उनकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन मेंटेन होगी। जिनके को मजीद डिकम्पोज लेवल 2 पे कर दिया गया है उनकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होगी और जिनको मजीद डिकम्पोज नहीं किया, उनकी डिकम्पोजिशन मजीद नहीं की गई है, उनकी मिनी स्पेसिफिकेशन मेंटेन होगी। मिनी स्पेसिफिकेशन है क्या, ये अभी आपके सामने आ जाता है। अभी इस पॉइंट को जस्ट नोट कर लें और समझने की कोशिश करें कि जिनको मजीद डिकम्पोज कर दिया जाएगा या कर दिया गया है उनकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टू इंसर्ट डायग्नोसिस रिकॉर्ड है, ये प्रोसेस है, इसको मजीद डिकम्पोज कर दिया गया फॉर एग्जांपल, तो इसकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन मेंटेन की गई है। प्रोसेस स्पेसिफिक उसी तरह से यहाँ पे देखें प्रोसेस वाइज लेवल 1 के ऊपर इसका पहला प्रोसेस आया, प्रोसेस वाइज चलेंगे तो पहला प्रोसेस उसका नाम लिख दिया गया टू इंसर्ट डायग्नोसिस रिकॉर्ड और इसकी इनपुट्स आउटपुट्स और डाटा स्टोर्स, ये तीन चीजें इसके साथ एसोसिएटेड होंगी, तो उनकी उन तीन चीजों को यहाँ पे मेंटेन कर दिया गया। डायग्नोसिस रिकॉर्ड ही इसकी इनपुट है, डायग्नोसिस रिकॉर्ड ही इसकी आउटपुट है और डाटा स्टोर इसका है ही कोई नहीं है तो नाम लिख दिया गया। बट अगेन वी आर सपोजिंग दैट दिस प्रोसेस इज डिकम्पोज फर्दर इनटू लेवल 2, इस वजह से हम इसकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन कर रहे हैं। सिमिलरली सेकंड प्रोसेस है टू कैलकुलेट वैलिड फी, फर्स्ट करें ये भी मजीद डिकम्पोज किया गया है तो यहाँ पे इसकी जस्ट प्रोसेस स्पेसिफिकेशन होगी लाइक दिस, इसकी इनपुट क्या है टू कैलकुलेट वैलिड फी की डायग्नोसिस रिकॉर्ड है, आउटपुट इसकी क्या है वैलिड फी है और डाटा स्टोर इसका कौन सा है D1 डिजीज एंड फी रिकॉर्ड, तो उसको मेंटेन कर दिया गया। तो इस तरह बाकी भी जो रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं जो उनको मजीद डिकम्पोज कर दिया गया है जो आपको लेवल 1 पे नजर आते हैं उनकी इसी तरीके के साथ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन मेंटेन कर दी गई है, मेंटेन कर दी जाएगी। अगेन यहाँ पे हमने इसकी मुकम्मल तौर पे DFD लेवल 2 पे नहीं बनाई हुई है इन दोनों प्रोसेसेस की, लेकिन वी आर सपोजिंग दैट दीज आर डिकम्पोज्ड, ये मजीद डिकम्पोज किए गए हैं, तो फिर हम इस तरह से जस्ट उनके तीन चीज़ें हर प्रोसेस की मेंटेन कर दें, इनपुट्स आउटपुट्स और डाटा स्टोर्स, तो हमारे पास प्रोसेस स्पेसिफिकेशन लेवल 1 की मुकम्मल हो जाएगी। अब आएंगे मिनी स्पेसिफिकेशन की तरफ। मिनी स्पेसिफिकेशन अगेन वी विल मेंटेन दोज फॉर दोज प्रोसेसेस which are at this time these are at the level of leaf, यानी कि उनको मजीद डिकम्पोज नहीं किया गया, उनको यहाँ पे फाइनलाइज कर दिया गया है कि इनके ऊपर मजीद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जरा देखें, हमारे पास प्रोसेस है ये टू वेरीफाई पेमेंट का, टू वेरीफाई पेमेंट का फर्ज करें कि ये लीफ है, इसको मजीद डिकम्पोज नहीं किया गया और इसको अगर नहीं डिकम्पोज किया गया तो इसकी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन तो मेंटेन नहीं होगी बल्कि इसकी मिनी स्पेसिफिकेशन मेंटेन होगी। तो इसकी मिनी स्पेसिफिकेशन किस तरह से मेंटेन होगी जरा देखें। दिस इज द मिनी स्पेसिफिकेशन ऑफ टू वेरीफाई पेमेंट्स।
पहले जरा समझ लें कि यहाँ पे हम स्पेसिफिकेशन का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज करने लगे हैं। मिनी स्पेसिफिकेशन से मुराद होता है कि ये प्रोसेस मजीद डिकम्पोज नहीं हो रहा, ये अपने फंक्शन लेवल के ऊपर है, इसने अपनी एग्जीक्यूशन करनी है। तो आप यहाँ पे उसका लॉजिकल पॉइंट्स जो नजर आ रहे हैं, जो लॉजिकल प्रोसेसिंग नजर आ रही है, उनको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। जैसे आप सूडो कोड लिखते हैं या लॉजिक को के स्टेप्स को डिवाइस करते हैं, बनाते हैं और लिखते हैं, तो उस चीज को मिनी स्पेसिफिकेशन कहा जा रहा है। जरा देखिए यहाँ पे कि ये वेरीफाई पेमेंट्स है, उसके हमने स्टेप्स लिख दिए हैं। स्टेप्स किस तरह से लिखे हैं, इस डीएफडी को सामने रखते हुए, इसकी लॉजिक को देखते हुए, करंट सिस्टम को देखते हुए। तो हमने लिखा क्या है इसके अंदर, जरा देखिए। फिर सबसे पहला स्टेप है वेरीफाई पेमेंट्स का। सिर्फ वेरीफाई पेमेंट्स को आपने कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है कि पेमेंट्स रिकॉर्ड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी, कि पेशेंट और इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट रिकॉर्ड रिसीव किए जाते हैं। इनवाइसेस जनरेटेड फॉर पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनीज आर रिसीव्ड। सिस्टम के अंदर ही ये वाला जो प्रोसेस है, ये इनवाइसेस को रिसीव करता है, सिस्टम के अंदर ही इस कॉपी भेजी जाती है। ये जरा देखें कि यहाँ पे ये इनवाइसेस इसके पास आ रही हैं, ये इस स्टेप को दिखा रहे हैं कि ये इनवाइसेस जो जनरेट हुई हैं वो वेरीफाइड पेमेंट के पास आ गई हैं। तो दैट इज रिटन हियर इन दी स्टेप 2। उसके बाद जो पेमेंट रिकॉर्ड्स आए हुए हैं एक्सटर्नल एंटिटीज से और जो ये इनवाइसेस रिसीव हुई हैं उनको कंपेयर किया जाता है। ये प्रोसेस ये खुद ये वाला काम कर रहा होगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग का आ जाता है कि इफ पेमेंट रिकॉर्ड्स एंड इनवाइसेस आर कंपेयर्ड एज ट्रू, अगर वो आपस में कंपेयर हो जाती हैं तो पेमेंट्स रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड और उनको अपडेट कर दिया जाता है उसके डाटा स्टोर पेमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर। तो देखिए इसका ये पेमेंट रिकॉर्ड का डाटा स्टोर है, वो वेरीफाई हो जाती हैं, ये वेरीफाई करके इसके अंदर इसको स्टोर कर देता है। If payment records are and invoices are compared as false, payment unverified message will be given to patient and insurance company और ये process complete हो जाता है। तो this is the mini specification for this process to verify payments। तो इस तरह कोई भी जो प्रोसेस लीफ लेवल के ऊपर चला जाता है जहाँ पे वो मजीद डिकम्पोज नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे जाके इस तरह से उसकी हम लॉजिक लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि उसके अंदर काम क्या हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मिनी स्पेसिफिकेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लोएस्ट लेवल पे फंक्शंस हैं उनकी हम लॉजिक जो करंट सिस्टम में नजर आती है उनको लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम एनालिसिस लेवल पे हैं, फंक्शनल लेवल की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हैं, और यहाँ पे हम लोएस्ट लेवल की लॉजिक को तरतीब दे देते हैं या समझ लेते हैं, लिख लेते हैं जो तो प्रवेल कर रही होती है करंट सिस्टम में। तो खुद अंदाजा करेंगे जब हम इसका डिज़ाइन बनाएंगे तो ये हमें कितना ज़्यादा हेल्प आउट करेगी टू मेकिंग दी लॉजिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की या सोल्यूशन को बनाने के लिए ये वाला मिनी स्पेसिफिकेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, और ये हमारे पास मेन इनपुट होती है। और ये अगर यहाँ पे सही रिफाइंड होकर, अब देखें ना ये वाली लॉजिक आपके सामने वेरीफाई पेमेंट्स की तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। 90% लॉजिक आप यही चीज़ आप इम्प्लीमेंट करेंगे डिज़ाइन के अंदर जाकर, स्टेप्स आपके पास सामने आ चुके होंगे, लॉजिक आपके सामने आ चुकी है। तो एनालिसिस लेवल पे आपके पास तकरीबन 80 to 90% लॉजिक क्लियर हो चुकी होती है, और आप उस लॉजिकल पॉइंट के ऊपर आ चुके होते हैं जो कि एट दी मोमेंट आप लोगों की सिचुएशन को देखा जाए तो आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आप खुद कोडिंग लेवल के ऊपर ये वाली लॉजिक बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेशनली काम करते हुए ये वाली लॉजिक तकरीबन 80 to 90% एनालिसिस लेवल के ऊपर हम बना देते हैं, या समझ लेते हैं या उसके लिहाज से काम कर लेते हैं, जो कि जब डिज़ाइन पे आएंगे तो हमारा काम बहुत कम रह जाएगा। हम जस्ट इसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ द सिंटैक्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इस वजह से ये मिनी स्पेसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि यहाँ पे ये अच्छी तरीके के साथ मेंटेन हुई हो और साथ DFDs की अंडरस्टैंडिंग बनी हुई हो, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये है जनाब स्पेसिफिकेशन टू मेंटेन स्पेसिफिकेशन फॉर DFD। इसको दोबारा से ज़रा देख लें जी, क्वेश्चन है तो बताएं। ये समझिए ना, मिनी इसको इस तरह से ना लें, इसको दूसरे एंगल के साथ लें कि मिनी स्पेसिफिकेशन इज मेंटेन्ड ऑफ द मोस्ट लोएस्ट लेवल प्रोसेसेस। इनको मजीद रिकम्पोज नहीं किया जाता। लेवल्स के अंदर ना जाएं, लेवल कुछ भी हो सकते हैं, कोई और डायग्राम हो सकती है, उसके लेवल हो सकता है 3 टोटल बने हुए हों, या किसी एक प्रोसेस को लेवल 2, 3 के ऊपर भी आप लेके गए हों आपने हो सक, और उसमें आप देखें कि कुछ लेवल्स की मिनी स्पेसिफिकेशन लेवल 2 पे मेंटेन होगी और बाज़ की लेवल 1 पे होगी। तो इसको इस तरह से समझें कि जिनको मजीद डिकम्पोज नहीं कर रहे, जिन प्रोसेस लेवल जो सा मर्जी हो,
उस लेवल पे देखें कि यहाँ पे अगर जिनको मजीद डिकम्पोज नहीं किया जा रहा उनकी मिनी स्पेसिफिकेशन होगी, बाकी सब की प्रोसेस स्पेसिफिकेशन बैठे। भैया आज आपको एक ईमेल की गई है रमज़ान के अंदर क्लास के लिहाज से, उसमें से कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं जो मैंने देखे हैं। इस वक्त आप सारे लोग अवेलेबल हैं। तो सीआर्स को पहले मैं कहूँगा, पहले मॉर्निंग के सीआर जो हैं वो ओवरऑल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हुए अपनी ओपिनियन दें कि जो मैंने सजेस्ट किया है कि रमज़ान के अंदर आपकी क्लास शाम को इफ्तारी के बाद 8 से 9 बजे होगी, उस पर आपकी क्या राय है? रिमेंबर कि आप क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर्सनल ओपिनियन नहीं यानी क्लास की ओपिनियन के लिहाज से देखेंगे। अगर आपके पास कोई बातचीत हुई है आपस में तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? जी मॉर्निंग के सीआर से अपना माइक को यूज़ कर सकते हैं आप। लगता है जी मुश्किल सवाल पूछ लिया गया है, सोच में पड़ गई। अच्छा, मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि इफ्तारी के बाद 8 बजे की क्लास बड़ी अच्छी होगी, क्योंकि उस वक्त आप इफ्तारी कर चुके होंगे, रिलैक्स होंगे, फ्रेश होंगे और उसी चीज़ों को करना बेहतर होगा। देखिए, ये नमाज वाले जो इश्यूज हैं ना, ये चीज़ें मैनेजेबल हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ईशा की नमाज का टाइम जो है ना वो सुबह तक होता है, फजर तक होता है, और आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनके लिहाज से कोई बाजमात नमाज अदा करना
के बारे में भी आप जानते हैं कि वो उसके लिए रिलैक्सेशन अवेलेबल है। अच्छा जी, अभी तक जो है ना आपके दोनों सेक्शन मॉर्निंग और आफ्टरनून के दोनों सेक्शंस के 32 रिस्पॉन्सेज मेरे पास रिसीव हुए हैं, और उन 32 में से 19 ने कहा है कि मॉर्निंग में क्लास है, और बाकी जो 13 हैं, 19 और 13 की रेशो है। 19 कह रहे हैं कि मॉर्निंग में क्लास हो और 13 कह रहे हैं जी कि ठीक है वो 8 बजे दी जा सकती है। तो देखते हैं शाम 4 बजे तक स्टेटस क्या बनता है, तो फिर इसके ऊपर डिसीजन करते हैं। अच्छा, वैसे एज अ ट्रायल एक ये ओपिनियन ये भी हो सकती है, इस पे अपना रिस्पांस दीजिएगा कि अगर हम नेक्स्ट वीक की जो दोनों क्लासेस हैं वो 8 बजे लेके देख लें कि क्या रिस्पांस आता है। आप लोगों को भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। मेरे लिए भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि इफ्तारी के बाद क्लास लेनी, आप लोगों के लिए भी फर्स्ट टाइम होगा। तो लेके देख लेते हैं, एक्सपीरियंस करके देखते हैं कि क्या उसका रिस्पांस आता है और आपकी भी क्या ओपिनियन बनती है। तो उसके बाद फिर हम दोबारा इसको डिसीजन कर लेंगे। क्या ख्याल है जी कि एज एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस हैं वो हम 8 बजे लें? सर एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखना चाहेंगे, मीन्स के स्टूडेंट कितने आते हैं? ये सारी चीज़ें उसमें होंगी, यानी कि एक तो ये भी है कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं, अटेंडेंस कैसी रहती है। दूसरा ये है कि क्वालिटी ऑफ डिलीवरिंग ऑफ लेक्चर किस तरह होती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या होता है। उसमें यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू जज द थिंग्स के कैसे चीज़ें चल रही हैं, और उनके ऊपर फिर डिसीजन करना पड़ता है। सर किसी और लेक्चर की टाइमिंग चेंज नहीं हो रही, और इस तरह फिर हम, अगर आप ये टाइमिंग रखेंगे तो फिर हम एक ही बार फ्री हो जाया करेंगे, लेकिन अगर आप चेंज कर देंगे तो फिर हमें दोबारा दोबारा क्लासेस लेनी पड़ेंगी। अच्छा, अब जी आज का जो लेक्चर है वो इतना ही है, प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस तक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम को डिस्कस करेंगे,
आज के लेक्चर का जो मटेरियल है और स्ट्रिंग कन्वर्जन सिस्टम है उसकी जो DFD है वो आपको भेज दी जाएगी। जो स्टूडेंट्स जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो डिस्कस करना चाहें क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन के लिए मैं 11:20 तक अवेलेबल हूँ। सर मैंने आपको ईमेल की थी, मुझे आपकी तरफ से ईमेल्स नहीं रिसीव हो रही। जी, आपका मेरा ख्याल है कि जो PUCIT की डोमेन के ऊपर कोई प्रॉब्लम होगा, तो कल की आपको रिसीव हुई थी, परसों की? नहीं, मुझे आज भी तो आप कह रहे हैं कि आपने भेजी है ये, जो वो भी नहीं मुझे रिसीव हुई। बाकी बाकी टीचर्स की तरफ से हो रही है मुझे। चलिए मैं दोबारा से इसको चेक करता हूँ, होना तो ऐसा नहीं चाहिए, मैं दोबारा से चेक कर लूँ। थैंक यू। अंजम हुसैन और भी समीर अब्दुल्ला वगैरह भी कह रहे हैं कि ये तरावी के बाद रख लें, 10 बजे का टाइम सजेस्ट कर रहे हैं जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? मेरा भी यही ख्याल है जुनैद साहब, ये बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा।